हेलो बच्चों, आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अपने पाठ चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, मैंने इसके 8-9 वीडियो पहले डाल दिए हैं। अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर नंबर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। नया जो सिलेबस है आरबीसी और सीबीएसई का, उसमें चैप्टर नंबर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर अपन आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है पराग स्त्रीकेसर क्रिया। पराग स्त्रीकेसर क्रिया, ये आपको पराग स्त्रीकेसर क्रिया समझाएंगे। पराग स्त्रीकेसर क्रिया क्या होती है, ठीक है। पराग स्त्रीकेसर क्रिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पराग स्त्रीकेसर क्रिया क्या होती है। अब पराग स्त्रीकेसर क्रिया में आपको समझना है, ये गतिक क्रिया है। क्या है ये? गतिक क्रिया है, यानी लगातार होने वाली क्रिया है। समझ गए बात को? डायनेमिक रिएक्शन है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि इस तरह से क्या होगा। ये क्या है? ये वर्तिकाग्र है और इसके ऊपर ये परागकण आके गिर गया। गिरने के पश्चात क्या होगा, इस वर्तिकाग्र द्वारा कुछ पदार्थ निकलेंगे, जैसे बोरॉन। जैसे क्या निकलेगा? बोरॉन निकलेगा। इस वर्तिकाग्र द्वारा कुछ पदार्थ निकलेंगे, जैसे बोरॉन, जैसे रेजिन, जैसे स्टार्च, या अपन कह सकते हैं शर्करा। क्या है? शर्करा। ठीक है, बोरॉन है, रेजिन है, शर्करा है, ये सब इसके द्वारा निकलेंगे। ये सब माध्यम का काम करेंगे। क्या करेंगे? माध्यम का काम करेंगे। फिर उसके बाद इस पराग, इस वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र के ऊपर ये परागकण गिरा हुआ है, इसका होगा अंकुरण। क्या होगा? अंकुरण होगा। इसका क्या होगा? अंकुरण होगा। और इससे पराग नलिका निकलेगी। इससे क्या निकलेगी? पराग नलिका निकलेगी। ये पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर जाएगी। इसको अपन कहते हैं पराग स्त्रीकेसर क्रिया, यानी परागकण का अंकुरण होगा। किसका अंकुरण होगा? परागकण का अंकुरण होगा। परागकण का क्या होगा? अंकुरण। फिर पराग नलिका की वृद्धि होगी। फिर क्या होगी? पराग नली की वृद्धि होगी, यानी पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश करेगी। फिर पराग नलिका है, उसका पराग नलिका का बीजांड में पहले अंडाशय में प्रवेश होगा। किसमें प्रवेश होगा? अंडाशय में प्रवेश होगा। किसमें प्रवेश होगा? अंडाशय में प्रवेश होगा। फिर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होगा। किसमें होगा? बीजांड में प्रवेश होगा। इन सब क्रियाओं को अपन मिलाकर क्या कहेंगे? पराग स्त्रीकेसर क्रिया। यानी परागकण के अंकुरण से लेकर परागकण का पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होगा, इन सब क्रियाओं को कहते हैं पराग स्त्रीकेसर क्रिया। समझ गए? ये गतिक क्रिया है। सबसे पहले आपने देखा कि ये परागकण है, ये वर्तिकाग्र के ऊपर आकर बैठा। ये परागकण किसके ऊपर आके बैठा है? ये वर्तिकाग्र के ऊपर आकर बैठ गया। अब वर्तिकाग्र द्वारा क्या हुए? कुछ पदार्थ निकले। वर्तिकाग्र हैं, वो क्या करती हैं कि कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं, जैसे बोरॉन है, जैसे रेजिन है, जैसे शर्करा है। ये सब पदार्थ स्रावित होते हैं। ये सभी पदार्थ माध्यम का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? माध्यम का। फिर उसके बाद इस परागकण का अंकुरण होता है और इससे पराग नलिका निकलती है। परागकण से एक पराग नलिका निकल सकती है या एक से ज्यादा पराग नलिका भी निकल सकती है। एक पराग नलिका निकलेगी, दो निकलेगी, तीन निकलेगी, ये बहुनलिकीय परागकण, और ये एक नलिकीय परागकण। ज्यादा निकलेगी तो बाकी वाली नष्ट हो जाएगी और केवल एक ही बचेगी। तो इस तरह से पराग नलिका का क्या होगा? परागकण का अंकुरण होगा। क्या होगा? सबसे पहले परागकण का अंकुरण होता है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है? परागकण का अंकुरण होता है। फिर उसके बाद पराग नली वृद्धि करती है। ये पराग नली धीरे धीरे वर्तिका में आती है, फिर ये अंडाशय में प्रवेश करती है और आखिर में ये बीजांड में प्रवेश करती है। तो पराग नलिका की वृद्धि होगी। ये सबसे पहले किस में जाएगी? वर्तिका में। फिर किस में जाएगी? अंडाशय में। फिर जाएगी बीजांड में। अब ये इस तरफ ही क्यों गति करती हैं? ये ऊपर तो नहीं गई, ये इस तरफ तो नहीं गई,
इसका कारण ये है कि जो बीजांड है क्या है, जो बीजांड है और जो ये अपन कह रहे हैं अंडाशय है, उससे कुछ रासायनिक निकलते हैं, कुछ ऐसे यांत्रिक उद्दीपन निकलते हैं जो पराग नलिका को आकर्षित करते हैं, जो पराग नलिका को आकर्षित करते हैं। तो अपन पराग इस तरीके से क्रिया पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले बताओगे ये गतिक क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? एक गतिक क्रिया यानी लगातार होने वाली क्रिया है। फिर आपको बताना है परागकण आकर बैठता है, परागकण आके बैठता तो सबसे पहले परागकण का क्या होता है? अंकुरण। सबसे पहला स्टेप आपको याद होना चाहिए, परागकण का क्या होगा? अंकुरण। फिर उसके बाद होगी पराग नलिका की वृद्धि, फिर उसके बाद होगा पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश, फिर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ये अपने को ध्यान रखना है, ये ऐसे स्टेप होते हैं। अब अपन समझते हैं इसमें 2-3 घटनाएं हैं, उन घटनाओं को अपन समझते हैं किस तरह से क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि क्या होता है, दुविधा उत्पन्न होती है। हर चीज में दुविधा ही दुविधा है। ये क्या है? वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये वर्तिकाग्र है। ये वर्तिकाग्र मान लो आपने देखा कि किसी पौधा है, उसका नाम ले लेते हैं अपन, ये गुड़हल की है, किसकी है? गुड़हल है, उसकी है। और यहाँ पे दूसरा फूल है गुड़हल का, उसके ये परागकण है। और यहाँ पे ये कपास का पौधा है, इसके ये परागकण है, ठीक है। ये एक परागकण तो आके गिरे ये किसके? गुड़हल के, और एक परागकण आके यहां से गिरे ये कपास के। तो ये परागकण है वो भिन्न जाति का है, किसका है? ये भिन्न जाति का है। और ये परागकण है ये समान जाति का है, किसका है? समान जाति का है। सबसे पहला स्टेप होता है संवाद। क्या होता है? संवाद। यानी कि जो पराग स्त्री केसर क्रिया है, पराग स्त्री केसर क्रिया है, उसकी शुरुआत होती है रासायनिक पदार्थों से। रासायनिक सहघटक होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका आपस में क्या होता है? उन रासायनिक पदार्थों का आपस में एक तरह से सामंजस्य होता है। इसके द्वारा परागकण से भी कुछ रासायनिक निकलते हैं और इसके द्वारा भी कुछ वर्तिका से भी रासायनिक निकलते हैं। ये अपनी जाति को पहचानने में मदद करते हैं, ये अपनी जाति को पहचानने में मदद करते हैं। इस परागकण से भी कुछ रासायनिक निकलेंगे और इससे वर्तिका से भी कुछ रासायनिक निकलेंगे, तो ये अपनी जाति को पहचानने में सहायता करेंगे। इस परागकण का अंकुरण नहीं होगा, और इस परागकण का अंकुरण होगा और इससे क्या निकलेगी? पराग नलिका निकलेगी। यानी यहाँ चयन होगा। सबसे पहले क्या होंगे? आवारा परागकण आके गिर गया, कोई ऐसा परागकण आके गिर गया जो कि अवांछित है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो वर्तिकाग्र क्या करती हैं? कुछ रासायन निकालती हैं। इन रासायनों के कारण क्या होता है? आपस में संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, यानी उनके बीच में रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं में जो परागकण सफल होता है, उन क्रियाओं में जो परागकण सफल होता है उसका होगा अंकुरण। क्या होगा? अंकुरण। और उस परागकण से क्या निकलती हैं? पराग नलिका। क्या निकलती हैं? पराग नलिका। और जो दूसरा अवांछित परागकण है जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसका अंकुरण नहीं होता। तो सबसे पहले यहां परीक्षा की कड़ी ऐसे पास करनी होती है। यानी पराग स्त्री केसर क्रिया में सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताना है कि भाई रासायनिक घटक होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो जातीय विशिष्ट होते हैं। यानी एक जाति के परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र के साथ क्रिया करते हैं। इसका कारण ये केमिकल्स, ये सब के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो जातीय विशेषता का कारण होते हैं। अब वैज्ञानिक कर रहे हैं संकरण तकनीक। क्या कर रहे हैं? संकरण तकनीक। वो क्या करते हैं? अगर भिन्न प्रकार का कोई परागकण उनको अगर इसके ऊपर निश्चित करवाना है, तब वो क्या करते हैं? इन केमिकल्स की खोज करते हैं और इन केमिकल्स का तोड़ निकालते हैं। फिर उसके बाद इसका परागकण का क्या करवाते हैं? अंकुरण। तो आजकल क्या है, सबसे पहले फोकस हो रहा है इस रासायनिक पदार्थ पे। ठीक है, ये आप समझ गए। तो आपको कंसंट्रेट यहां पे करना है
कि पराग स्त्री केसर क्रिया में सबसे पहले होता है परागकण का अंकुरण। पहला स्टेप हो गया परागकण का अंकुरण। सबसे पहला स्टेप अपना चल रहा है परागकण का अंकुरण। परागकण आता है वर्तिकाग्र के ऊपर। परागकण का अंकुरण में परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आता है और वर्तिकाग्र द्वारा क्या होते हैं, कुछ रसायन स्रावित होते हैं, जैसे बोरॉन है, जैसे रेजिन है, जैसे आपको बताना है शर्करा है, ये एमिनो अम्ल है, ये सब स्रावित होते हैं। इसके कारण क्या होता है, पराग स्त्री केसर क्रिया होती है और परागकण है उससे पराग नलिका निकलती है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि परागकण की 2 कोशिकीय अवस्था और 3 कोशिकीय अवस्था, 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। 2 कोशिकीय अवस्था परागकण किसे कहते हैं और 3 कोशिकीय अवस्था परागकण किसे कहते हैं? दिमाग लगाओ बच्चों, 2 कोशिकीय परागकण किसे कहते हैं और 3 कोशिकीय परागकण किसे कहते हैं? बताओ बताओ, और दिमाग लगाओ। 2 कोशिकीय परागकण और 3 कोशिकीय परागकण किसे कहते हैं? तो 2 कोशिकीय अवस्था का मतलब ये परागकण है। इस परागकण में 2 कोशिका है, एक का नाम तो है जनन कोशिका और एक का नाम है कायी कोशिका। एक का नाम होता है जनन कोशिका और एक का नाम होता है कायी कोशिका। ठीक है, कायी कोशिका बड़ी होती हैं और जनन कोशिका छोटी लेंस के आकार की तर्करूपी। ठीक है, इसमें बड़ा केंद्रक होता है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा आपको मादा युग्मोद्भिद के नर युग्मोद्भिद के विकास में। तो इस तरह से जनन कोशिका छोटी है, तर्करूपी है, तो इस परागकण को कहते हैं 2 कोशिकीय अवस्था में। तो ये आपने देखा, ये इसके ऊपर आके गिरा। इसमें कितनी कोशिका है बच्चों? 2 कोशिका, जनन कोशिका और कायी कोशिका। अब ये परागकण है, इसमें एक तो कायी कोशिका है और 2 नर युग्मक है। जनन कोशिका से कितने नर युग्मक बनते हैं? 2। जनन कोशिका से कितने नर युग्मक बनते हैं? 2। यदि एक कायी कोशिका हो और 2 नर युग्मक हो, ऐसी कोशिका को अपन क्या कहते हैं? ऐसे परागकण को कहते हैं 3 कोशिकीय अवस्था परागकण। यहां पे ये परागकण आके गिरा और इसके अंदर एक तो है कायी कोशिका और 2 है नर युग्मक। इसको अपन कहते हैं 3 कोशिकीय परागकण और इसको अपन कहते हैं 2 कोशिकीय परागकण। ये अपने क्वेश्चन बनता है। यहां से टीचर आप लोगों को क्या करता है, आपकी परीक्षा लेता है। लेकिन बच्चे सब जानते, बच्चों के लिए क्या भार है 2 कोशिकाएं 3 कोशिकाएं, चाहे 5 कोशिकाएं, पूछो ना 2 कोशिकाएं कौन कौन सी? जब परागकण आके गिरता है वर्तिकाग्र के ऊपर, उसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसको कहते हैं 2 कोशिकीय अवस्था। 2 कोशिकीय अवस्था। कोशिकाओं के नाम आपको पता ही है, जनन कोशिका और कायी कोशिका। अगर मान लो 3 कोशिका आके गिरी, 3 मीन्स एक कायी कोशिका 2 नर युग्मक, तब इसको कहते हैं 3 कोशिकीय परागकण। क्या कहते हैं? 3 कोशिकीय परागकण। ये अपने ध्यान रखना है, 3 कोशिकीय परागकण मतलब इसमें 2 नर युग्मक और एक कायी कोशिका। 2 नर युग्मक और एक कायी कोशिका। इसमें एक कायी कोशिका, एक जनन कोशिका, जनन कोशिका से नर युग्मक। अब इसमें ये पराग नलिका निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी। फिर उसके बाद इसमें ये जनन कोशिका है, उसमें नर युग्मक बन जाएंगे। ये भी बाद में 3 कोशिकीय अवस्था में बदलेगी, लेकिन कब? परागकण के अंकुरण के बाद। परागकण के अंकुरण के बाद पराग नलिका निकलेगी, तब पराग नलिका निकलेगी तब। ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन सबसे पहला स्टेप पढ़ रहे हैं परागकण का अंकुरण। क्या पढ़ रहे हैं? परागकण का अंकुरण। अब अपन दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। 2 कोशिका और 3 कोशिका क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई सर, हो गई, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ध्यान दो। अब इसके बाद आती है दूसरा स्टेप, आता है पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका की वृद्धि। ये जो पराग नलिका है ये वृद्धि करेगी। क्या करेगी? वृद्धि करेगी। और कहां प्रवेश करेगी? अंडाशय में।
फिर तीसरा स्टेप है पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश, पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश। फिर चौथा स्टेप है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ये अपने को ध्यान रखना है, चौथा स्टेप। अब चौथा स्टेप उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ये आपने बीजांड की संरचना सबको याद है। ये बीजांड में अध्यावरण है, ये बीजांड में क्या है, अध्यावरण है। यहां बना थोड़ा ऊपर डायग्राम, ऊपर क्लियर बनेगा और दिखेगा भी क्लियर अपने। ये क्या है, ये बीजांड है, क्या है, ये बीजांड है, ये इसका अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। ये निभाग है, ये बीजांड का है, इसके भीतर की ओर क्या है, ये बीजांड का है, बीजांड का मुख्य भाग है, क्या है, बीजांड का मुख्य भाग है। इस तरह से इसके भीतर की ओर क्या होता है, ये भ्रूणकोश होता है, इसके भीतर की ओर ये क्या है, भ्रूणकोश, ये भ्रूणकोश है। इस भ्रूणकोश में 7 कोशिका होती है। एक कोशिका का नाम होता है, 2 कोशिकाएं होती है सहायक, इसके बीच में एक अंड कोशिका, एक द्वितीयक केंद्रक और 3 प्रतिमुखी कोशिका। तो कितनी कोशिका हो गई, 7 कोशिका हो गई। 3 कोशिका निभाग की तरफ है जिसका नाम है प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। बीच में एक कोशिका है जिसका नाम है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। और इस तरफ 3 कोशिकाएं हैं, 2 कोशिकाएं हैं सहायक कोशिका और एक कोशिका है जिसका नाम है अंड कोशिका। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अब क्या होगा, अब ये पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी, क्या करेगी, बीजांड में प्रवेश करेगी। ये पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी। इस तरह से पराग नलिका आई और ये बीजांड में प्रवेश कर दी, बीजांड द्वार की ओर से। किस ओर से, बीजांड द्वार की ओर से। अब ये मैं भ्रूणकोश बना रहा हूं, इसमें 7 कोशिका है, ये 2 सहायक कोशिका है, क्या है, ये 2 सहायक कोशिका है और एक क्या है, ये अंड कोशिका है। इस तरह से अंड कोशिका है। बीच में एक क्या है, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक है, बीच में एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक है। और जो 2 अगुणित कोशिका हो, यहां 3 प्रतिमुखी कोशिका है। ये कोशिका है, इसमें केंद्रक है, इस कोशिका में भी केंद्रक है, अंड कोशिका में भी केंद्रक है। अब 2 सहायक कोशिका होती हैं, उसमें एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है तंतुरूपी समुच्चय, तंतुरूपी समुच्चय। इस तरह की एक संरचना होती है जिसका नाम होता है तंतुरूपी समुच्चय, तंतुरूपी समुच्चय। 2 सहायक कोशिका में से एक सहायक कोशिका, ये दोनों में होते हैं, तंतुरूपी समुच्चय होते हैं। ये सब निर्देशन करते हैं, ये सब निर्देशन करते हैं पराग नलिका की गति को। जो पराग नलिका है उसकी गति या पराग नलिका की वृद्धि को सब कौन निर्देशित करता है, तंतुरूपी समुच्चय। यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है कि तंतुरूपी समुच्चय का क्या कार्य है। तंतुरूपी समुच्चय का कार्य है पराग नलिका की वृद्धि का नियंत्रण करना। अब ये पराग नलिका होती है, 2 सहायक कोशिका में से एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है और दूसरी सहायक कोशिका होती है, उसके तंतुरूपी समुच्चय के अंदर ये पराग नलिका घुस जाती है। तंतुरूपी समुच्चय में पराग नलिका घुस गई। तंतुरूपी समुच्चय में कौन घुस गया, तंतुरूपी समुच्चय के अंदर ये पराग नलिका प्रवेश कर गई। ये पराग नलिका किसमें प्रवेश कर गई, तंतुरूपी समुच्चय में प्रवेश कर गई। फिर उसके बाद इसके अंतिम सिरे पर ये तंतुरूपी समुच्चय, ये पराग, ये सहायक कोशिका, इसमें तंतुरूपी समुच्चय है, इसमें ये कोशिका घुस गई है, पराग नलिका घुस गई है। फिर इसके अंतिम सिरे पर छिद्र हो गया, इसके कुछ पीछे छिद्र हो गया और ये 2 नर युग्मक, ये 2 नर युग्मक इसमें मुक्त हो जाते हैं। ये 2 नर युग्मक इसमें, इसके कोशिका दर में मुक्त हो जाते हैं। फिर ये कोशिका अपासित हो जाती हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका के पास चला जाता है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्र के पास चला जाता है। इस क्रिया को अपन कहते हैं पराग स्त्रीकेसर क्रिया।
ये जो एक नर युग्मक है ये किसके साथ संलयित होता है, ये आपको बताना है द्विगुणी द्वितीय केंद्रक के साथ। दूसरा नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है, अंड कोशिका के साथ। ये इसमें मेन अपने टॉपिक समझना, ये मेन होता है जो बच्चों को समझना पड़ता है कि किस तरह से क्या हुआ है। तो आपसे पूछा पराग स्त्री केसर क्रिया समझाओ, तो आपने कहा ये गतिक क्रिया है, इसमें तंतु रूपी समुच्चय, एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ, सीबीएसई बोर्ड जो आपके नीट का एग्जाम होगा उसमें अगर क्वेश्चन आ गया तंतु रूपी समुच्चय का कार्य बताओ, तो पराग नलिका की गति की वृद्धि, गति का नियंत्रण करना या उसकी वृद्धि का नियंत्रण करना, उसको डायरेक्शन सब कौन दे रहा है, तंतु रूपी समुच्चय। तंतु रूपी समुच्चय कहाँ पाया जाता है, सहायक कोशिका के अंदर पाया जाता है। सहायक कोशिका की तंतु रूपी समुच्चय जो फिलिपॉन एपर्टस है उसको धारण किए हुए होती हैं, उसके अंदर घुसता है ये कौन, ये पराग नलिका, और उसके अंतिम सिरे पर या उसके कुछ पीछे छिद्र होता है और दो नर युग्मक मुक्त होते हैं। एक नर युग्मक चला जाता है अंड कोशिका के पास और दूसरा नर युग्मक चला जाता है सहायक कोशिका के पास। तो ये अपने ध्यान रखना है बच्चों। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा किस तरह से क्या हुआ है कि ये गतिक क्रिया है। कैसी है ये गतिक क्रिया, जो लगातार होने वाली क्रिया है पराग स्त्री केसर क्रिया। इसमें 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, अपने ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो अपने है पराग कण का अंकुरण। पहला पॉइंट है पराग कण का अंकुरण। दूसरा है पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि, यानी फिर तीसरा है पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश, पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश। ये अपने ध्यान रखना है, अंडाशय में प्रवेश और बीजांड में प्रवेश, ध्यान रख लोगे। तो ये चारों पॉइंट है पराग स्त्री केसर क्रिया में। अब अपन 3 छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, 3 छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनको आपको समझाएंगे कि पराग स्त्री केसर क्रिया के अंदर 3 छोटी छोटी डेफिनेशंस है बच्चों। पहली डेफिनेशन है कृत्रिम संक्रीकरण, पहली डेफिनेशन है कृत्रिम संक्रीकरण। दूसरी डेफिनेशन है अपने बोरा वस्त्र आवरण, बोरा वस्त्र आवरण। तीसरी डेफिनेशन है विपुंसन, विपुंसन। ठीक है। अब कृत्रिम संक्रीकरण का मतलब यह है कि यह फसल प्रजनन या उन्नत किस्म के पादपों के निर्माण की एक तकनीक है। यह उन्नत किस्म के पादपों के निर्माण की एक तकनीक है, ये उन्नत किस्म के पादपों के निर्माण की एक तकनीक है। यानी उन्नत किस्म के जब प्लांट्स बनाने होते हैं तो अपन कृत्रिम संक्रीकरण तकनीक का उपयोग करते हैं। ये उत्तम किस्म के जो उन्नत किस्म के पादप बनाने होते हैं तो अपन कृत्रिम संक्रीकरण अपनाते हैं। इसमें अच्छे गुणों वाले पराग कणों का चयन किया जाता है, अच्छे गुणों वाले पराग कणों का चयन किया जाता है और ये वर्तिकाग्र के ऊपर छिड़क दिए जाते हैं। अच्छे गुण वाले पराग कण लाए और वर्तिकाग्र के ऊपर छिड़क दिए। अब उसके बाद बहुत सारे आवारा अवांछित पराग कण हवा में घूमते रहते हैं। ये क्या कर सकते हैं, वर्तिकाग्र पर आ सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक बैग बांध देते हैं। एक अपन क्या करते हैं, अपने पास में एक बैग होता है जो कि कागज का बना होता है, उसको इसके चारों तरफ बांध देते हैं। इसको कहते हैं बोरा वस्त्र आवरण। अब समस्या ये आती है कि पुष्प अगर उभयलिंगी हैं, अगर पुष्प उभयलिंगी हैं तो अपन पुष्प के अंदर ये नर भाग मादा भाग दोनों हैं, तो अपन पुष्प के नर भाग को चिमटी की सहायता से काट देते हैं। चिमटी लिया, नर भाग को हटाया, इसको कहते हैं विपुंसन। विपुंसन का मतलब पुष्प के नर भाग को हटाना, पुष्प के नर भाग को हटाना, पुष्प के नर भाग को हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन। विपुंसन मतलब पुष्प के, वी मतलब होता है नर, वी मतलब होता है किसी चीज को हटाना, पू का मतलब होता है पुमंग, पुष्प के नर भाग को हटाया जाता है, इसको कहते हैं विपुंसन, इमैस्कुलेशन।
तो 3 क्रियाएं हैं, कृत्रिम संक्रीकरण, बोरा वस्त्र आवरण और विपुंसन। तीनों छोटी छोटी परिभाषाएं याद करनी है आपको। सबसे पहली परिभाषा कृत्रिम संक्रीकरण। आप बताओगे दो भिन्न जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है। दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाना कृत्रिम संक्रीकरण कहलाता है। एडवांटेज इसका क्या है? उन्नत किस्म के पादपों का निर्माण करना। बोरा वस्त्र आवरण क्या है? बहुत सारे अवांछित परागकण, ये घूम रहा है, ये क्या कर सकते हैं? इस वर्तिकाग्र के पास आ सकते हैं। अपन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? थैली बांध देते हैं। कपड़े की थैली अपने पास में क्या होता है, बहुत सारे आजकल मार्केट में से थैले आ गए, वो इसके चारों तरफ बांध देते हैं कसकर। अब ये परागकण बार बार घूमेंगे, अंदर आने के सपने लो, क्या करो? अंदर आने के मजे करो। बोले कोई नहीं आ सकता इसके अंदर, तो भाई अब कोई नहीं आ सकता है। ये निषेचन हो जाएगा, पराग नलिका निकल जाएगी, अंडाशय के अंदर घुस जाएगी, निषेचन होगा और नया बीज बनेगा। जब नया फल बनेगा तो अपन इसको हटाएंगे, उससे पहले आप भले कुछ भी कर दो। फिर उसके बाद में है कि अब पुष्प उभयलिंगी है, आप ऐसे बांध दिया तो अंदर समस्या हो जाएगी परागकण। तो पहले इस नर भाग को हटाओ, सबसे पहले इस नर भाग को हटाओ। इसको कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं? विपुंसन। अब आपने देखा पुष्प एक लिंगी है, क्या है? एक लिंगी है। तब आप क्या करते हो कि एक लिंगी है तो उसके चारों तरफ ये क्या करते हो? सिर्फ बोरा ही बांधते हो। इसमें विपुंसन आपको नहीं करना पड़ेगा। अब जब ये इसके फल परिपक्व हो जाएगा, आप इसको खोल दोगे, इसको कहेंगे रीबैग्ड। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं? बैगिंग, यानी बोरा बांधना। और इसको कहते हैं रीबैगिंग, यानी वापस खोलना। जब फल बन जाएगा वापस आप हटा दोगे, इसको कहते हैं रीबैगिंग। समझ गए? तो आप बच्चों पराग स्त्रीकेशन क्रिया और ये 3 छोटी छोटी परिभाषाएं, इनको समझ लिया होगा आपने। अब मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि बायोलॉजी वाले सर हैं जो ऐसा पढ़ाते हैं, और किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को फायदा मिले। सबको फायदा पहुंचाना है और सबको पराग स्त्रीकेशन क्रिया समझा देनी है, और पराग स्त्रीकेशन क्रिया में छोटी छोटी परिभाषा भी याद कर लेनी है। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो और इसी तरह होशियार होते रहो। थैंक यू।